हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो एनसीईआरटी के सेट्स के बाद आता है। आप चैप्टर 2 बोल सकते हैं इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो बच्चों हम लोग इसमें से थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देखेंगे। बेसिक है, ये पूरा चैप्टर ही बेसिक है और काफ़ी ईजी है। तो इससे अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो स्कोर फुल मार्क्स आएंगे आपके। इसको फुल मार्क्स के लिए रेडी हो जाओ। और अगर चाहते हो कि स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ तो ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, बड़ा ईजी है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो रिलेशंस एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये मिस्टर G.W. लिबनिट्ज ने दिया था। 1646 से लेके 1716 तक ये थे, है ना। मुसीबत देके चले गए, चलो कोई बात नहीं, दे दिया है तो अब क्या डरना, पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे को ना, जैसे सेट्स में पढ़ा है हम लोगों ने, तो यहाँ भी सेट्स गिवन होंगे और दो सेट्स को आपको रिलेट करके लिखना होगा। दोनों में रिलेशन फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। आपने ये देखा होगा एनसीईआरटी में कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन जो हम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा है। कार्टेशियन मतलब एक्स और वाई। तो कार्टेशियन को हम लोग लिखते कैसे हैं? कार्टेशियन को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, एक्स कॉमा वाई। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। तो हमें इसी फॉर्मेट में लिखनी है चीज़ों को। ए और बी दो सेट्स हैं यहाँ पे, इन दोनों को रिलेट करना है, ठीक है ना। तो हमें रिलेशन जब भी फाइंड करेंगे तो इस कार्टेशियन वाले फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। बस इतनी सी बात है। जैसे बोला गया, सपोज ए इज ए सेट ऑफ 2 कलर्स, रेड और ब्लू, एंड बी इज ए सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स बी, सी एंड एस, वेयर बी, सी एंड एस रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर बैग, कोट, शर्ट रेस्पेक्टिवली। मतलब वो बैग लिखने की जगह बी लिखा है उसने, कोट की जगह सी डाला है, शर्ट की जगह एस डाल दिया। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्स ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम दिस 2 सेट्स, ठीक है ना। क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस 2 सेट्स। दोनों सेट को मिला करके कलर्ड ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो हमें इन दोनों को रिलेट करना है। तो क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी। हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी, ऐसे दिखाते हैं। ए इज ए सेट, बी इज ए सेट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे रेड कॉमा बी। एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया, ठीक है ना। दूसरा क्या बनेगा? रेड सी के साथ, यानी कोट भी हो सकता है कॉम्बिनेशन में। तीसरा क्या है? रेड शर्ट हो सकता है, ठीक है ना। इन्हीं को तो रिलेट करना है। उसके बाद क्या है? ब्लू की बारी। अब ब्लू का हम सबके साथ एक एक सेट बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे? ब्लू कॉमा बैग बी। ब्लू सी के साथ भी हो सकता है और ब्लू एस के साथ भी हो सकता है। हो गया ना। देखो क्या करना था इसमें, कुछ भी नहीं करना था। हमें सिर्फ कलर ऑब्जेक्ट्स के पेयर्स बनाने को बोले गए। तो सारे पेयर हम लोगों ने बना लिए। रेड का बी के साथ, सिमिलरली रेड का सी के साथ और एस के साथ सारे पेयर हम लोगों ने बना डाले, ठीक है ना। हो गया, पेयर ही तो बनाने थे, कोई छूटा क्या? एक भी पेयर छूटा नहीं, सारा ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। तो जब पेयर बनाने की बारी होती है ना, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड, तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 पेयर बने हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट थे, ठीक है ना। ए में कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट। और बी में कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट्स। तो जब भी हमें पेयर्स बनाने की बात होगी ना, तो 2 इंटू 3 टोटल कितने मिल गए? 6 एलिमेंट्स। कौन से वाले? पेयर्ड वाले। पेयर्ड वाले 6 एलिमेंट्स मेरे को मिल गए, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको अगर मालूम है, देख करके हम लोग मालूम कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कि कितने पेयर बनने वाले हैं, है ना। बिल्कुल अच्छा है, इजी वाला चीज़ है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, तो देखते हैं आगे क्या है। रिमार्क्स। 2 सेट्स के बारे में बातें हो रही हैं। सारी चीज़ें आप पेन पेपर लेके करोगे ना, लिखोगे ना, आपको रियल में कॉन्फिडेंट फील होगा, आपका एक नोट्स भी तैयार होता जाएगा। इसीलिए
सब कुछ नोट डाउन करनी चाहिए, सब कुछ लिखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी हैबिट है। ठीक है, रिमार्क्स आपको दिख रहा है साफ साफ? लेट मी चेक द कैमरा। यस, साफ साफ तो दिख रहा है। यहाँ पे बोला गया है, देखो बच्चों, जब भी आप किसी चीज़ को नोट डाउन करते हैं ना, पेन डाउन करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। सिर्फ देखोगे तो थोड़े टाइम के बाद वो हवा हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग। भले बुक में लिखा हो कोई बात नहीं, आप भी अपने खुद से लिखो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपके अंदर ज़्यादा अंदर तक घुसेगा। रिमार्क्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। तो क्या बोला गया? 2 ordered pairs are equal। ये तभी 2 ordered pair equal तभी होते हैं जब उनका corresponding elements equal हो। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, a मेरे पास है सपोज x + 1 y - 5 और b मेरे पास है 2, 9, ऐसा कुछ। मेरे को बोला जाएगा कि इफ दे आर इक्वल, इफ a is equal to b, then find x and y। बड़ा सिंपल सा चीज दिया गया है कि अगर a भी गिवन है, b भी गिवन है, दो हमारे को कार्टेशियन वाली चीज़ें गिवन है। कार्टेशियन ही है ना, 1 एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट, कार्टेशियन फॉर्म। तो 2 ordered pairs are equal if and only if the corresponding first element are equal and the second elements are also equal। तो दोनों को इक्वल हम तभी लिखेंगे जब corresponding element, इसका x वाला एलिमेंट, इसका लेफ्ट वाला एलिमेंट, इसका लेफ्ट वाला एलिमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ x + 1 = 2, दैट मीन्स x = 1। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ मैं? y - 5 = 9, दैट मीन्स y = what? 14। आगे x और y की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे क्या किया? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया, तो और हमारा काम हो गया। फैंटास्टिक। ठीक है ना। रिमार्क नंबर 2, 3 एंड 4, ये भी रिमार्क्स आपको लिखने चाहिए बच्चों। प्लीज मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग। If there are p elements in A and q elements in B, then there will be pq elements in A cross B। बात तो सही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में अगर p है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में अगर q है, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होंगे? p × q। अभी हम लोगों ने किया था 2 × 3 वाला, बिल्कुल सेम। If A and B are non-empty sets, either A or B is an infinite set, then so A cross B। क्या बोला गया? इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा उस सेट में। एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, तो अगर ए और बी इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा। हाँ, बात तो सही है ना। A × A × A B C, where A B C belongs to A। Here A B C is called an ordered triplet। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट। आगे एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मतलब ए बी सी, सारा एलिमेंट्स ए को ही बिलोंग करता है। सारा एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स ए को ही बिलोंग करता है, तो हम लोग 3 बार लिख सकते हैं ए बी सी। अभी एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, इफ x + y, y - 2 = 3, 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इसमें क्या है? बिल्कुल अभी जो किया था बिल्कुल वैसे ही है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x + 1 = 3, कॉरेस्पॉन्डिंग को इक्वल करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 2, y - 2 = 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आप इक्वल करो। ठीक। एग्जाम्पल 2, इफ p = A B C and Q = R, मतलब 2 सेट दिए गए हैं P और Q। आपको बोला गया फॉर्म द सेट्स P × Q एंड Q × P, आर दीज 2 प्रोडक्ट्स इक्वल, ये पूछ रहा है। इसको आप खुद से ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करके, है ना। खुद से ट्राई करके देखो कर पाते हो क्या। नहीं होगा तो वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ ना बच्चों, ट्राई इट।
एग्जाम्पल 2 करके देखते हैं, होपफुली आप लोगों ने भी कर लिया होगा, मैच करके देख लो सही है कि नहीं। P और Q दो सेट दिए गए हैं, फॉर्म द सेट्स P क्रॉस Q। P क्रॉस Q हमारे को सेट बनानी है, तो क्या करते हैं सेट बनाने में, P क्रॉस Q, है ना। हम लोग ऑर्डर्ड वे में काम करते हैं, मतलब A के साथ R लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे A, R, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग B, R, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे C, R, ये हो गया। अब बोला गया है Q क्रॉस P कीजिए, Q क्रॉस P, तो Q पहले Q का एलिमेंट लेंगे, वो R है, R के साथ A है, फिर R के साथ B है, फिर R के साथ C है। अब आपसे पूछा गया आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ये आपको बतानी है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर इक्वल होना होता तो ये वाले एलिमेंट इक्वल होते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तब हम बोलेंगे इक्वल है ना। कोई भी दो सेट्स अगर इक्वल है, इसका मतलब इसका लेफ्ट वाला इक्वल होनी चाहिए, इसका राइट वाला इक्वल होनी चाहिए, है ना। सिमिलरली फॉर इसके लिए भी वैलिड है, लेकिन यहाँ तो इक्वल है ही नहीं, यहाँ A है यहाँ R है, या R है इधर A है, सो दिस टू आर नॉट इक्वल, P क्रॉस Q नॉट इक्वल Q क्रॉस P। वेरी सिंपल, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम्पल 3 आप देख सकते हैं, NCERT के ही हैं, लेकिन हमें समझना जरूरी है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो एक्सरसाइज में फटाफट हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4, C 4 5 6, फाइंड A क्रॉस। मैं 1 2 कर देता हूँ, बाकी आप भी ट्राई करना। एग्जाम्पल 1, हमें बोला गया है फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये हमारे को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C, B 3,4 है और C 4 5 6 है, तो दोनों का जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, 4 है ना, 4 है। और हमारे को क्या बोला गया है फाइंड करने को, A क्रॉस, और A मेरे पास है 1 2 3, तो फाइंड कर लेते हैं। इसके पास है 4, तो मेरे को क्या मिलेगा 1,4, ठीक है ना। क्रॉस है तो सेट के फॉर्म में नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्रॉस में हम लोग, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1,4 2,4 3,4। पार्ट 1 तो हो गया, है ना, पार्ट 1 हो गया। 2 ट्राई करके देखते हैं। A क्रॉस B, A क्रॉस C दोनों का इंटरसेक्शन, तो A क्रॉस B जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, A क्रॉस B 1 3 1 4, उसके बाद 2 3 2 4, ये A क्रॉस B है। A क्रॉस C क्या आएगा, A क्रॉस ऑफ C क्या आएगा, A और C है तो 1 4, ठीक है, और दूसरा है 1 5 1 6। उसके बाद क्या है, 2 के साथ बना लेते हैं पेयर, 2 4 2 5 2 6, ठीक है ना। उसके बाद 3 के साथ बना लेते हैं, 3,4 3,5 3,6, हो गया। अब देख लेते हैं दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन चीज़ क्या है। यहाँ 1 3 है, इधर 1 3 है क्या, नहीं है, तो इसका तो हट गया, कॉमन है ही नहीं। 1,4 है, कॉमन है, 1,4 है, और क्या है 2,3 है, 2,3 नहीं है, 2,4 है, 2,4 है, हो गया। तो हम लोग इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे, आंसर 1,4 के बाद कॉमा डाल दो, और उसके बाद है 2,4, है ना, इजी। ऐसे ही बाकी के 2 पार्ट्स भी आप कर सकते हो। यूनियन आएगा तो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करने हैं, बस हो गया। आप चाहो तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब ये बोला गया फॉर्म PPP, बताइए 3 एलिमेंट लेने हैं आपको, PPP
थोड़ा सा ट्राई करके देखो कैसे लेंगे पीपीपी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। इजी है ना, है तो इजी। एग्जाम्पल 4, इफ p इज इक्वल टू 1, 2 फॉर्म द सेट p p p। ठीक है ना। चलो, तो हम लोग को 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। p इंटू पी इंटू पी का मतलब हो गया 3 एलिमेंट में क्रॉस क्रॉस है ना, 2 बार क्रॉस है। p 3 बार हमें लेना है, तो 1 को हम लोग 1 को भी 3 बार ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप पता कर लेते हैं कितने ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं। ठीक है ना। p में कितने 2 एलिमेंट, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। यानी कि टोटल जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना वो 8 होंगे। बोलो, आप सोचोगे 2 क्यों? भाई एलिमेंट तो 2 ही है ना, 1, 2 यानी कि 2 मेंबर है। इस p के मेंबर कितने 2 हैं। अब मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो 8 सेट्स यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ। 1, 1, 2 भी ले सकते हैं, है ना, और 1, 2, 2 भी ले सकते हैं, और क्या 1, 2, 1 भी ले सकते हैं, है ना। तो पहले 1 वाले के साथ पूरा काम कर लेते हैं। 111 खुद 3 बार भी ले सकते हैं 1 को, और 1, 1, 2 ले सकते हैं, 1, 2, 2 ले सकते हैं, 1, 2, 1 ले सकते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली 2 के साथ भी काम कर सकते हैं। 2, 2, 2 ले सकते हैं ऐसे, 2, 1 और 1 ले सकते हैं ऐसे। ठीक है ना। और 2, 2, 1 भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 2, 1, 2 भी ले सकते हैं। हो गया 8। सारी पॉसिबिलिटीज हमने ले ली पी के लिए। ठीक है ना बच्चों, आसान है। रिलेशन फंक्शन में फ्री के मार्क समझो, बस एक बार पढ़ना तो पड़ेगा। इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। तो R क्रॉस R भी तो रियल नंबर ही मिलेंगे। R ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रियल नंबर। तो हम लोग ये लिख सकते हैं R क्रॉस R क्या मिलेगा हमें, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना, सही बात है। अगर R मेरे पास रियल नंबर है तो सेट ऑफ रियल नंबर। ये तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, सारे को तो हम लिख नहीं सकते। सिमिलरली R के साथ भी है ना, सिमिलरली R के साथ भी है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको लैंग्वेज क्या देंगे हम लोग, R क्रॉस R को क्या बोलेंगे। R में भी एक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लैंग्वेज में हम लोग x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू R, यानी कि रियल नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर तो x पे भी होता है, y पे भी नंबर्स ही तो होते हैं, उनको भी हम ले सकते हैं रियल नंबर। अगर हम R 3 बार की बात करेंगे तो x, y, z सारे लेने पड़ेंगे आपको। स्पेस में भी तो नंबर हो सकते हैं, है ना, x, y, z स्पेस 3 डायमेंशनल की अगर बात करें हम लोग। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्पेस, तो स्पेस में कोई नंबर है, कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट भी कुछ वैल्यू होगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी होगी, और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी होगी। 3D मिलने वाला है क्लास 11 में आगे जाके, 3D x, y, z। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, R क्रॉस R। यहाँ क्या लिखेंगे, x, y, z वेयर सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू R। ठीक है, रियल नंबर ही तो है तो बिलोंग करेंगे। आगे करते हैं। हाँ, फाइंड A क्रॉस B आपको गिवन है, फाइंड A एंड B बोला गया है। बड़ा इजी है, ये भी करके देखो। ट्राई बच्चों। A क्रॉस B पूरा आपको जो है ना वो गिवन है, A क्रॉस B आपको गिवन है, और बोला गया है फाइंड A एंड B। तो पहले यहाँ पे देखो ध्यान से A है, यानी कि पहले वाले जो एलिमेंट होंगे ना वो A वाले होंगे,
PPMM बिलोंग्स टू A ओनली। ठीक है, तो मैं A के लिए क्या लिखूंगा, P और M। ठीक, B, अब राइट वाला ऑब्वियस है B है, तो राइट वाला एलिमेंट्स क्या है, QR, तो B के लिए मैं क्या लिखूंगा, Q है और R है। हो गया, बच्चों वाला चीज़ है ना, लग रहा है कि बेकार में कर रहे हैं। फ्री के मार्क्स चाहिए तो भाई करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आगे है रिलेशंस। ठीक है, ऑर्डर पेयर करने के बाद हमें रिलेशंस भी करना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी दिए गए हैं दो सेट। देखो सेट्स के टर्म में ही बात करते हैं, क्योंकि दो सेट को रिलेट करना होता है। कंसिडर टू सेट्स P, A, B, C and Q, अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या। The Cartesian product of P and Q has 15 ordered pairs। ठीक है ना, ordered pairs 15 है। क्यों बोल रहा है 15 है, क्योंकि 3 एलिमेंट इसमें है और 5 एलिमेंट इसमें है। ठीक है ना, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं ना एलिमेंट्स को, 3 एलिमेंट A, B, C, 5 एलिमेंट इधर, तो 15 एलिमेंट्स हमारे को मिलने वाला है। मतलब A के साथ अली, A के साथ भानु, A के साथ बिनॉय, A के साथ चंद्रा, A के साथ दिवा, तो सिर्फ 5 रिलेशन तो A के साथ हो गए, 5 रिलेशन B के साथ हो जाएंगे, 5 रिलेशन C के साथ हो जाएंगे, तो 5 + 5 + 5 15 रिलेशंस बनने वाले हैं। ठीक है ना, देखो A के साथ अली, एरो देके बता रहा है ये। ठीक है, एरो डायग्राम। ठीक है, आगे एरो डायग्राम को और समझेंगे हम लोग। हालांकि 15 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ संभव है, 15। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन 2, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट। ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान से समझना और लिखना भी है, कॉपी तो करना ही है सारा का सारा, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A into B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. The second element is called the image of the first element। बात सही है। अगर मैं लिख रहा हूँ A क्रॉस B, A, B, तो ये जो B है ना, इसको बोलते हैं इमेज ऑफ A। ये हम लोग और भी क्लियर करने वाले आगे जाके, बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं, है ना। सेकंड इमेज को क्या बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट को क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ क्या है, B इज द इमेज ऑफ A, है ना। इमेज के टर्म में बातें करेंगे। ये है डेफिनेशन 2। डेफिनेशन 3 देखें क्या है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट A to B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। देखो यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना, डोमेन। तो आप इतना समझ लो कि जो इनपुट वैल्यू होती है, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, तो इनपुट जो वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं डोमेन। उसी को ये डिफाइन कर रहा है। अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं और बहुत ही ईजी वे में करने वाले हैं, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि डोमेन क्या होता है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, इतना ये भी सही है। फर्स्ट ऑर्डर्ड जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, जैसे हमने लिखा A × B C D ऐसा, तो ये लेफ्ट वाला एलिमेंट है ना, इसको बोलेंगे डोमेन। ठीक है ना, बढ़िया है, आगे क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। डेफिनेशन 4, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन, सेकंड एलिमेंट ध्यान से देखना बच्चों, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to सेट B इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है ना, सेकंड एलिमेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेंज। ये भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, सो दिल थाम के बैठो बच्चों। द होल सेट B इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ द रिलेशन। नोट, द रेंज इज ए सबसेट ऑफ को डोमेन। तो यहाँ पर 3 वर्ड सुनने को मिला ना, जो कभी सुना ही नहीं था। कौन सा, डोमेन, रेंज और को डोमेन, 3 वर्ड मिला है ना। अभी क्लियर कर देता हूँ, पूरा का पूरा दूध का दूध, पानी का पानी।
ठीक है, 3 चीज़ें आपको समझनी है। तो सबसे पहले बच्चों डोमेन, रेंज, कोरेंज अच्छे से बता देता हूँ मैं। मान लो आपके पास ये A है और ये B है, ठीक है ना, ये है A B C D E, और इधर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ है। A का रिलेशन 1 से है मान लिया, B का रिलेशन क्या 4 से है, D का रिलेशन 6 से है, ठीक है ना। तो ये जो लेफ्ट वाला होता है ना, लेफ्ट वाला इनपुट वैल्यू कौन कौन सा है, A B D, ये इनपुट वैल्यूज है। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया A B D, ठीक है, इनपुट वैल्यू। ये आउटपुट है, इसको आउटपुट बोलते हैं राइट साइड वाले को। तो यहां पर को डोमेन क्या होगा, सारे मेंबर्स जो आपको दिख रहे हैं उसको बोलेंगे को डोमेन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 को डोमेन। और रेंज क्या होगा, रेंज वो वैल्यूज हैं जो इससे मैच कर रहे हैं। 1 इससे मैच कर रहा है, 4 इससे मैच कर रहा है, 6 इससे मैच कर रहा है। तो रेंज में लिखूंगा 1 4 6, ठीक है ना। डोमेन इनपुट वैल्यूज, को डोमेन सारी वैल्यूज, रेंज ये पर्टिकुलर वैल्यूज जो इससे मैचिंग वाला है, इसी को बोलते हैं रेंज। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है, करेंगे आगे। रिमार्क्स, ठीक है, रिमार्क्स। अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली। मैं देख रहा, कैमरा सही से दिख रहा है आपको, ठीक है। अब थोड़ा रिमार्क्स है, ये भी आप पेन डाउन कर लो, लिखना तो पड़ेगा बच्चों, लिखने से आप बच नहीं सकते, आपको बचना भी नहीं चाहिए। पूरा का पूरा नोट डाउन करो और पढ़ाई का मजा लो, तभी अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों, वरना बड़ा ख़राब भी मार्क्स आ सकते हैं अगर सीरियस नहीं रहोगे तो। रिमार्क्स 1, अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर मेथड। आपने सेट्स तो किया है, तो रोस्टर और सेट बिल्डर आपको मालूम होगा। एंड एरो डायग्राम इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। सही बात है, हम लोग एरो से दिखाते हैं ना, इसका इससे मैचिंग है, इसका इससे मैचिंग है, बस यही कह रहा है ये। एग्जाम्पल 7, ठीक है बच्चों, बुक में तो है सब कुछ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि वो बुक वाला जो एग्जाम्पल है बहुत सारे बच्चों को उसमें भी समझने में दिक्कत होती है। एग्जाम्पल 7 में क्या है आप देख सकते हैं, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम R फ्रॉम A टू A बाई R इज इक्वल टू, देख रहे हो, Y इज इक्वल टू X प्लस 1। A टू A बोला गया है, रिलेशन निकालनी है मुझे। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो चलो उसके लिए मुझे गोला बनाना पड़ेगा, A और ये गोला A रिलेट करना है A टू A में क्या है 1 2 3 4 5 6, तो कॉपी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। देखो यहाँ क्या बोला गया है, रिलेशन में यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ क्या बोला गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि x वाला हमेशा डोमेन, देखो लेफ्ट वाला नंबर x कॉमा y लिखा गया है यहाँ पे, तो x क्या होगा, इनपुट वैल्यू, डोमेन x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो यहाँ पे मिलेगा मुझे x की वैल्यू, यहाँ मुझे मिलेगा y की वैल्यू, ठीक है ना, क्लियर रहो बिल्कुल। x की 1 डालेंगे तो मुझे y क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y 2 मिलेगा ना, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो मैं इसको ऐसे मैच कराऊंगा, ऐसे x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y 3 मिल जाएगा ऐसे, ठीक है, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y 4 मिल जाएगा ऐसे, x की वैल्यू 4 डालेंगे तो y 5 मिल जाएगा ऐसे, x की वैल्यू 5 डालेंगे तो y 6 मिल जाएगा ऐसे, हो गया ठीक। तो डोमेन क्या लिखेंगे हम लोग, एरो डायग्राम तो दिखा दिया, पार्ट 1 तो हमारा हो गया, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 आप भी तो कुछ करो, पार्ट 2 करके देखो कर पाओगे। पार्ट 2 6 तक खत्म हो गया, इसलिए 6 यहाँ ले नहीं सकते, यहाँ पे 7 है ही नहीं, तो कैसे लें,
वी कांट डू दिस, ठीक है ना, तो नहीं ले सकते। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे बता दो। डोमेन 1 2 3 4 5 यही तो डोमेन है ना, इनपुट वैल्यूज़ को ही डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ आप लिख लो डोमेन, डोमेन, डोमेन 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 डोमेन हो गया। दूसरा कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, पूरा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। रेंज क्या होगा बच्चों, रेंज में क्या समझ में आ गया होगा, मैचिंग वैल्यूज वाले। देखो ये 1 का यहाँ कोई मैचिंग ही नहीं है, तो रेंज हम लोग 1 को नहीं बोलेंगे। 2 का मैचिंग है, 3 का है, 4 का है, 5, तो 2 3 4 5 6 रेंज हो गया आपका, 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये हो गया 2 3 4 5 6 रेंज हो गया, है ना आसान। तो हम लोगों ने कोडोमेन, रेंज, डोमेन सारा लिख लिया ना, कुछ दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 को ध्यान से देखो बच्चों। फिगर 2.6 shows a relation between the sets P and Q. Write the relation in set builder form, in roster form. What is its domain and range? डोमेन तो आप देख के बता सकते हो, रेंज भी बता सकते हो। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो 9 3 9 -3, देखो 9 से 2 एरो निकल रहे हैं ना, 3 और -3, कुछ रिलेशन निकाल पा रहे हो। देखो 4 के लिए भी 2 और -2, 5 के लिए 5 और -5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तभी मुझे टर्म्स मिल रहे हैं। -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर भी 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू x, y सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ y। x इज द, ये जो x है ना, ये x तो यही बोलते हैं, ये x है और y है। x इज द स्क्वायर ऑफ y, चेक कर लिया हमने देख करके, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। रोस्टर फॉर्म में तो सिर्फ नंबर्स लिखते हैं ना, 9,3 है ना, 9,3 जोड़ीदार है, जोड़े हैं इनके, 9 -3, 4 2 4 -2, 25 5 25 -5, है ना। ये वाला पहले लिखते हैं, वो वाला राइट साइड में लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट x y, पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये। डोमेन, डोमेन है 9 4 25, ये डोमेन हो गया। रेंज, रेंज हो गई ये, देखो 1 को छोड़ के बाकी सबका मैचिंग है, तो 1 को आप छोड़ दो, बाकी सारे ये रेंज हो गया, हमारे को रेंज मिल गया, ठीक है ना। सेट Q इज द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, ये पूरा का पूरा कोडोमेन है। 5 3 2 1 -2 -3 -5, ईजी है यार, बहुत ईजी है, ठीक है। तो वीडियो 1 में मैंने इतना ही बताया है, वीडियो 2 में इसके आगे करेंगे बच्चों। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। बाय बच्चों, खुश रहो, हैप्पी रहो।